नमस्कार दोस्तों, मैं जीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का राउज आईएएस के इस डीएनएस हिंदी प्रोग्राम में। दोस्तों, आज के इस डीएनएस हिंदी प्रोग्राम में हम 4 जनवरी 2024 के द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस के जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो कि आपके अपकमिंग यूपीएससी सीएससी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, चाहे प्रीलिम्स में हो चाहे मेंस के हिसाब से हो। तो देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनको आज हमें डिस्कस करना है। तो बेसिकली आज की इस क्लास में हम 3 आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। वो 3 आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? पहला है बुक्सा टाइगर रिजर्व से संबंधित, जो कि आपको इंडियन एक्सप्रेस के पेज नंबर 1 पर देखने को मिल जाएगा, और बड़ा शानदार टाइटल है इसका, बुक्सा टाइगर रिजर्व का, टाइगर जिंदा है। ठीक है, सलमान खान की बात नहीं कर रहा है, टाइगर की बात कर रहा है। ठीक, इसके बाद है रोगाणुरोधी प्रतिरोध, यानी कि इसको कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ठीक, द हिंदू के पेज नंबर 12 पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें हुआ क्या है, एनसीडीसी ने एक सर्वे किया है, बात करेंगे इसकी। थर्ड है सार्वभौमिक बुनियादी आय, यानी कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम की हम बात करेंगे, इंडियन एक्सप्रेस के पेज नंबर 10 पर देखने को मिल जाएगा। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं बुक्सा टाइगर रिजर्व की और एएमआर की, तो इसको हम प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से डिस्कस करेंगे। एंड बात करूं अगर सार्वभौमिक बुनियादी आय की, तो इसको हम मेंस के हिसाब से डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके तीनों आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। तो पहला जो आर्टिकल है बुक्सा टाइगर रिजर्व, तो इसका कंटेक्स्ट हम समझते हैं कि कंटेक्स्ट क्या है। बड़ा शानदार, देखिए टाइटल यहां पर दिया हुआ है कि टाइगर जिंदा है। तो हुआ क्या है कि आपका वेस्ट बंगाल में जो बुक्सा टाइगर रिजर्व है, बुक्सा नेशनल पार्क भी है, तो वहां पर आपको टाइगर देखने को मिला है। तो हुआ क्या है कि 2021 में पहली बार जैसे सर्वे किया था ना, जब टाइगर कहां कहां पाया जाता है, तो बुक्सा में नहीं पाया जाता था टाइगर। लेकिन क्या हुआ, जब सर्वे हुआ तब नहीं मिला। लेकिन 2021 में 23 साल बाद देखने को पहली बार मिला था टाइगर। एंड फाइनली अभी जो कैमरे लगाए हुए हैं वहां के फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने, फिर से एक बार टाइगर देखने को मिला है 31 दिसंबर को, है ना। तो इसके रिगार्डिंग ये न्यूज में आ गया है। तो हमें यहां पर जो जानना चाहिए वो है आपका बुक्सा टाइगर रिजर्व। ठीक है, बुक्सा टाइगर रिजर्व के बारे में। तो बुक्सा जो टाइगर रिजर्व है क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि स्टेट वाइज भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछती रहती है कि ये वाला जो नेशनल पार्क है वो किस स्टेट में है। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, तो 2018 में यूपीएससी ने पूछा है कि पाखुई वन्यजीव अभयारण्य, पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल में, मणिपुर में, मेघालय में, नागालैंड में। आई होप प्रीलिम्स नजदीक आ गया है आपका, तो आपने लगभग ये सारे के सारे जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो सॉल्व कर लिए होंगे। तो अगर आपने सॉल्व कर लिया तो अगेन इसका आंसर कहां देंगे आप? कमेंट बॉक्स में। चलिए बात करते हैं बुक्सा टाइगर रिजर्व के बारे में, बुक्सा टाइगर रिजर्व या बुक्सा नेशनल पार्क के बारे में। देखिए बुक्सा नेशनल पार्क आपका कहां पर है? वेस्ट बंगाल से है। आपकी बाउंड्री शेयर करता है किससे? भूटान से। किससे शेयर करता है? भूटान से। आप इस यहां पर भी देख सकते हैं, देखिए यहां पर नॉर्थ में है, बिल्कुल भूटान से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक, तो बुक्सा टाइगर रिजर्व किस जिले में है? अलीपुर द्वार जिले में है, उत्तरी बंगाल के। ठीक, इसकी उत्तरी सीमा भूटान के साथ या अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगती है। अब भूटान का भी एक वन्यजीव अभयारण्य यानी कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फिबसू भी इससे क्या करती है? बाउंड्री लगाती है। अगेन एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको स्टार कर लीजिएगा कि फिबसू वन्यजीव अभयारण्य भूटान का है, जो कि बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ? किसके साथ? बुक्सा टाइगर रिजर्व के साथ। ये कहां का है? वेस्ट बंगाल का। ठीक, इसके बाद अगर इसके पूर्व में देखें, इसके पूर्व में है असम में एक नेशनल पार्क है, बड़ा फेमस नेशनल पार्क है, मानस राष्ट्रीय उद्यान या मानस नेशनल पार्क, जहां से मानस नदी भी गुजरती है। ठीक है, बुक्सा टाइगर रिजर्व के पूर्व में स्थित है। इस प्रकार बुक्सा टाइगर रिजर्व भारत और भूटान के बीच एशियाई हाथियों के प्रवास के लिए अंतरराष्ट्रीय गलियारे के रूप में काम करता है। ठीक, अगर हम बुक्सा टाइगर रिजर्व की बात करें कि यहां पर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, तो यहां पर आपका एशियाई हाथी, ठीक है, जो स्तनधारियों में एशियाई हाथी, गौर, सांबर हिरन, क्लाउडेड तेंदुआ, भारतीय तेंदुआ, एशियाई सुनहरी बिल्ली यहां पर पाई जाती है। ठीक है, तो ये लिस्ट है उसकी बुक्सा टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क की लिस्ट है कि यहां पर क्या क्या पाया जाता है। ठीक, बड़ा आसान सा टॉपिक है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आप याद ना कर पाए। तो 4 से 5 चीजें आपको याद रखनी है।
एक फास्ट रिवीजन अगर मैं आपको करवाऊं कि सबसे पहले कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। बाउंड्री किससे शेयर करता है, भूटान से, ठीक है, भूटान के फिब्सू, ठीक है, फिब्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। इसके अलावा बुक्सा टाइगर रिजर्व में जैसे सुनहरी बिल्ली हो गई, जो जो चीजें पाई जाती हैं, जैसे आपका एशियाई हाथी हो गया, गौर सांबर हिरन हो गया, क्लाउडेड लेपर्ड हो गए, जो भारतीय तेंदुआ हो गए, या फिर इसके अलावा सुनहरी बिल्ली यहां पर पाई जाती है। तो 3 से 4 पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं और कहां पर है ये भी याद रखना है। एंड देन आपका अगर क्वेश्चन बना तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए इसी के बिहाफ पर एक अभ्यास प्रश्न मैं आपको दिए देता हूं। तो एक साइड मैंने क्या करा है कि नेशनल पार्क बताए हैं और एक साइड मैंने राज्यों को नाम दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही आंसर होगा, ठीक, कौन सी जो जोड़ी है वो सही सुमेलित है। जैसे अगर मैं बात करूं बक्सा, देखिए कहीं कहीं पर इसे बक्सा भी बोला गया है, कहीं कहीं पर बुक्सा भी बोला जाता है। तो बुक्सा या बक्सा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहां पर है, पश्चिम बंगाल में। तो ये वाला ऑप्शन क्या है आपका, सही है। लेकिन अगर मैं बात करूं मोलिंग नेशनल पार्क की तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं तो ये असम में है, ठीक है। और फोंग पुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क की बात करूं तो ये आपका कहां पर है, मिजोरम में है, ठीक। कहां पर है, मिजोरम में। तो केवल और केवल एक जो जोड़ा है इसमें सही सुमेलित है, क्योंकि मोलंगा कहां पर है आपका अरुणाचल में, रायमोना आपका असम में है, एंड फोगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क आपका कहां पर है, मिजोरम में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक। अब क्या करिएगा, अगेन जो प्रीलिम्स के नोट्स आप बना रहे हैं तो वहां पर इनको क्या करिएगा, सुमेलित कर लीजिएगा वहां पर, और अपना डॉट डॉट बना के अपना पॉइंट लिख दीजिएगा। और देन जब प्रीलिम्स आए तो इसको बार बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक। तो आपको नॉर्थ ईस्ट के कुछ नेशनल पार्क के बारे में भी पता लग गया। क्या पता कि आपको इस टाइप का एक संभावित प्रश्न भी पूछ ले, ठीक है। तो एक टाइप का संभावित प्रश्न ही है ये। अगले आर्टिकल की बात करते हैं जिसमें हमें बात करनी है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की, ठीक है। रोग प्रतिरोध रोगाणु की बात हमें करनी है यहां पर। तो बेसिकली हुआ क्या है कि एक इस आर्टिकल का अगर कंटेक्स्ट अगर समझे तो एनसीडीसी ने एक सर्वे किया है, एनसीडीसी ने एक सर्वे किया है और इस सर्वे में पाया है कि जो एंटीबायोटिक्स हैं उनका अनुचित प्रयोग हो रहा है, ठीक है। अनुचित प्रयोग हो रहा है और एक्सेसिव यूज भी हो रहा है। साथ ही यह भी पाया है कि 94% में 94% जो पेशेंट हैं उनको बिना डायग्नोसिस के पहले ही एंटीबायोटिक्स दे दी गई है। तो ये एंटीबायोटिक्स के ऊपर हुए सर्वे के ऊपर ये आर्टिकल जो है आपकी बात करता है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है ये, क्योंकि ऑलरेडी सूक्ष्म जैविक रोगजनकों में बहु औषधि प्रतिरोध होने के कारण पर यूपीएससी 2019 में सवाल पूछ चुका है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि रोगाणुरोधी प्रतिरोध होता क्या है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता क्या है। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कोई दवाई है, ठीक है, तो कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, कोई फंजाई है या फिर वायरस है। वो वायरस वगैरह ये क्या करते हैं, अपने आप को म्यूटेट कर लेते हैं, मतलब वो दवाई उस पर क्या असर नहीं करती। जैसे कोविड-19 का जो वेरिएंट है वो अपने आप को धीरे धीरे क्या कर रहा है, म्यूटेट कर रहा है। कभी जेएन वेरिएंट आ जाता है, कभी ओमिक्रॉन वेरिएंट आ जाता है, और जिस डोज को हम दे रहे हैं उस डोज से क्या कर रहा है, वो अपने आप को म्यूटेट कर ले रहा है कि भाई इसके खिलाफ उसने रेजिस्टेंस ले लिया एंड देन फिर अपने आप को म्यूटेट कर लिया। तो ये कहीं ना कहीं दवाइयों का असर नहीं होता है वायरस पर, बैक्टीरिया पर, है ना, फंजाई पर, कवक पर। तो यही है आपका रोगाणु प्रतिरोधी। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस किसी भी, अगर डेफिनेशन की बात करें, किसी भी सूक्ष्म जीव, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कवक हो, कोई परिजीवी हो, द्वारा संक्रमण के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली रोगाणुरोधी दवाओं, चाहे एंटीबायोटिक हो, एंटी फंगल हो, एंटीवायरल हो, एंटी मलेरियल हो, के खिलाफ अर्जित प्रतिरोध है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए किसी को ज्यादा सर दर्द रहता है, माइग्रेन रहता है, वो बार बार एक ही दवाई लेता है। या फिर हम क्या करते हैं कि अपने जो कोर्स है, जब हम बीमार होते हैं तो अपना कोर्स मतलब पूरी की पूरी दवाई लेने के बजाय बीच में दवाई लेना बंद कर देते हैं, जो कि गलत है। तो इससे भी क्या होता है, आपका एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बनता है, ठीक है। तो जब आप वो दवाई लेंगे तो आपको काम ही नहीं करेगी, मतलब सर दर्द बहुत ज्यादा है और आप एक ही दवाई बार बार ले रहे हैं, तो ओवरऑल म्यूटेट हो चुका है आपका वायरस, मान लीजिए, ठीक है, कोई बीमारी है आपको,
एंड देन जब आप वो दवाई लेंगे, वो दवाई आपकी बीमारी पर असर नहीं करेगी। इसका मतलब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है। अब ये होता किन कारणों से है उसकी बात भी हम करेंगे। परिणाम स्वरूप मानक उपचार अप्रभावी हो जाते हैं, संक्रमण बना रहता है, दूसरों में फैल सकता है। रोगानुरोधी प्रतिरोध विकसित करने वाले सूक्ष्म जीवों को कभी कभी सुपर बग भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हो सकता है टीबी का, एग्जाम्पल हो सकता है कोविड का। कोविड में कभी ओमिक्रॉन आ गया, ठीक है, अभी JN.1 वेरिएंट आ गया है। ठीक है, टीबी में एक ADR टीबी है, फिर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी आ गई, फिर XDR आ गई। तो ये क्या कर रहा है, टीबी अपने आप को कहीं ना कहीं जो बैक्टीरिया है वो क्या कर रहा है, अपने आप को म्यूटेट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब ये होता किन कारणों से है, किन कारणों से है? या तो हम क्या करें, जो एंटीबायोटिक्स हैं वो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के खा ले, ठीक है, या फिर ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं। जैसे कोई बीमार होता है तो ज्यादा मात्रा में खा लेता है, ठीक है, और उसको लगातार खानी पड़ती है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद भी, तो भी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस उसको हो सकता है। कृषि और पशुधन में जो दवाइयां यूज होती हैं वो क्या हो जाती है, ह्यूमन में बाद में इंजेक्ट, ह्यूमन जब कंज्यूम करता है, जैसे मीट को कंज्यूम करेगा या दूध कंज्यूम करेगा, तो वो ट्रांसफर हो जाती है। तो उसकी वजह से भी आपको क्या हो सकता है, ओवरऑल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो सकता है। तो ये कारण है कुछ जिसकी वजह से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आपको हो सकता है। ठीक, इसके अलावा मैं बात करूं कि इसके लिए गवर्नमेंट ने इसकी रोकथाम के लिए क्या क्या करा है। तो गवर्नमेंट ने जो डिसीज एक्ट है आपका, डिसीज एक्ट या ड्रग रूल्स है, जो आपका ड्रग रूल्स 1945, तो ड्रग नियम 1945 के अनुसूची H और अनुसूची H1 में कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स को शेड्यूल उन्होंने किया है जो कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आपको मिलेंगे नहीं। पहला काम यह किया गवर्नमेंट ने। दूसरा काम, रेड लाइन, ठीक है, रेड लाइन कैंपेन चलाया है। क्या चलाया है? रेड लाइन कैंपेन आपको चलाया है। ठीक, इसमें क्या है, एम क्या है इसका, एम यह है कि आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई नहीं मिलेगी। किसका कैंपेन है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का कैंपेन है। याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का क्या है, कैंपेन है आपका, जो कि चलाया गया था 2016 में। कब चलाया गया था? 2016 में। और एम क्या है कि प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिले, बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई नहीं मिलेगी, और एंटीबायोटिक के दुरुपयोग को क्या करना है, रोकना है। ठीक, इसके अलावा और क्या क्या है, तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम भी चलाया है। ठीक है, कब चलाया था? 2017 में। ठीक, तो ये सारे के सारे स्टेप्स लिए हुए हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा जो एनसीडीसी है जिसकी मैं बात कर रहा था, तो उसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र। तो राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र क्या करता है? निगरानी करता है, राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है के रूप में कार्य करता है। मतलब पूरे भारत में संक्रामक रोगों के प्रसार की बारीकी से नजर रखता है और डेटा कलेक्ट करता है, और इसी डेटा को यूज किया जाता है आगे। ठीक है, यह वास्तविक समय में बीमारी के प्रकोप को ट्रैक करने के लिए अस्पतालों, प्रयोगशालाओं, स्वास्थ्य अधिकारियों सहित विभिन्न स्रोतों से डेटा एकत्रित करता है। फिर रुझानों की पहचान करने में भविष्य के प्रकोप की भविष्यवाणी करने और प्रभावी नियंत्रण उपायों को लागू करने के लिए इसी डेटा का किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये सेटअप किया गया था 2019 में। अगेन किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहां है? अगेन दिल्ली में है। कब सेटअप हुआ था? सॉरी, 2005 में सेटअप हुआ है। कब सेटअप हुआ था? 2019 में नहीं, 2005 में सेटअप हुआ है। ठीक, तो अगेन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, और इसका हेडक्वार्टर कहां है? दिल्ली में। तो भविष्य में भी एनसीडीसी
या फिर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर फिर से सवाल संभावना है कि बन सकता है, तो आप उसका उत्तर वहां आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि भारत में एंटीबायोटिक दवाओं के नियमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कितने कथन सही है ये हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन जो है ये बताता है कि एंटीबायोटिक दवाओं को केवल पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर के नुस्खे के तहत खुरदरा रूप से बेचा जाना आवश्यक है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र एनसीडीसी की बात ये कर रहा है ना, रोगानुरोध प्रतिरोध पर भारत के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए नोडल एजेंसी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ, क्या डब्ल्यूएचओ ने एंटीबायोटिक के दुरुपयोग के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए रेड लाइन अभियान शुरू किया है? तो रेड लाइन अभियान शुरू तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने किया है, डब्ल्यूएचओ ने नहीं किया है। तो तीसरा ऑप्शन क्या है आपका गलत हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा या सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 स्टेटमेंट ऐसे हैं जो कि सही हैं और तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि रेड लाइन कैंपेन को शुरू किया है आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। तो अब 2 टॉपिक आपका, एक तो बक्सा या बुक्सा टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क क्लियर हो गया होगा, एंड देन एक आपका एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक टॉपिक है जो वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अपने इस लास्ट आर्टिकल की, जिसको हम मेंस के दृष्टिकोण से देखेंगे। तो आर्टिकल बात करता है, एक तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात करता है, एक डीबीटी की बात करता है, 2 चीजों की बात करता है। ठीक है, दोनों को डिस्कस करेंगे। अब आर्टिकल में क्या है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस गवर्नमेंट, उसके 2019 के मैनिफेस्टो में भी ये है कि जैसे अगर वो सरकार में आई तो एक न्याय स्कीम लेके आएगी जिसके तहत वुमेन को 60 से 70,000 वुमेन जो आपको एक अमाउंट जो है पर ईयर मिला करेगा या पर एनम मिला करेगा वुमेन्स को। तो ये न्याय स्कीम है। तो ऑलरेडी ऐसी स्कीम भारत में कई चल रही है, जहां इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में भी बात की गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम की। देखिए, यूनिवर्सल बेसिक इनकम की कहानी शुरू होती है सन 2016 से दोस्तों, जहां पर स्विट्जरलैंड में एक रेफरेंडम कराया जाता है, एक जनमत संग्रह कराया जाता है, और उस जनमत संग्रह के जो परिणाम आते हैं उन परिणामों से आप चौंक जाएंगे। उस परिणाम में बताया जाता है कि 75% लोगों ने क्या किया है, मना कर दिया है यूनिवर्सल बेसिक इनकम टाइप का एक कॉन्सेप्ट लाने से। जहां पर स्विट्जरलैंड में 2500 स्विस फ्रैंक, ठीक है, वहां की जो करेंसी है वो देने की बात हुई थी, लेकिन 75% पॉपुलेशन है वहां की ने मना कर दिया इसको लेने से। ठीक है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। अगर हम बात करते हैं फिर से भारत की, अगर भारत में ऐसा रेफरेंडम किया जाए तो मुझे लगता है कि 75% लोग हाँ कर देंगे कि नहीं नहीं होना चाहिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो आइए यूनिवर्सल बेसिक इनकम को या फिर सार्वभौमिक बुनियादी आय को हम डिस्कस करते हैं कि ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम होती क्या है। डीबीटी को भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम होती क्या है, ठीक, इसके क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं, क्या पक्ष होना चाहिए, क्या इसका विपक्ष होना चाहिए। अब हम बात करें यूनिवर्सल बेसिक इनकम की, तो एक चीज तो आपको समझ में आई गई होगी कि कहीं ना कहीं पैसे देने की बात की जाती है। ठीक है, कहीं ना कहीं पैसे देने की बात की जाती है। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम के अंतर्गत जितने भी भारत में लोग हैं उन लोगों को बिना उनका सामाजिक और आर्थिक रूप देखे बिना ही उनको क्या है एक बेसिक इनकम दे दी जाएगी। एक सर्टेन अमाउंट उनके अकाउंट में हर महीने जाएगा या पर एनम के हिसाब से उनको पैसा बांटा जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है सार्वभौमिक बुनियादी आय का या फिर यूनिवर्सल बेसिक इनकम का। तो एक नियमित और निश्चित राशि या नगद हस्तांतरण भुगतान है जो कि सरकार द्वारा प्रत्येक नागरिक को उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति देखे बिना ही, उसकी परवाह किए बिना ही उसको दिया जाता है, ताकि कम से कम वो व्यक्ति अपनी जो बुनियादी जरूरतें हैं उनको पूरा कर सके। ठीक है, तो ये है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। जब भी आपको मेंस का कोई आंसर लिखना हो तो आप इसको एज अ डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। अब यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात ऐसा नहीं है कि भारत में नहीं हुई है। भारत का
जो 2016-17 का आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात हुई है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें यूनिवर्सल बेसिक इनकम की विशेषताओं की कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषताएं, तो 3 विशेषताएं हैं हमारे यूनिवर्सल बेसिक इनकम में। पहला, सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिटी, मतलब कि सभी को मिलेगा, सभी इसमें लाभार्थी होंगे। दूसरा, शर्त रहितता, कि इसमें कोई आर्थिक, कोई सामाजिक शर्त नहीं है, शर्तें नहीं है, आपको ये पैसा मिलेगा। ठीक है, एक एजेंसी, थर्ड क्या है, एजेंसी, इसमें क्या है कि आप उस पैसे को जहां मन हो मन चाहे रूप से खर्च कर सकते हैं। तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है आपके ऊपर कि आप उस पैसे को किसी एक पर्टिकुलर यानी कि हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में खर्च करेंगे, जहां आपका मन है, ठीक है, वहां इसको खर्च कीजिए। कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक भी है। ठीक है, चलिए बात करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले पक्ष की, क्या भारत में यूनिवर्सल बेसिक इनकम होना चाहिए? विपक्ष की भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यह होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि किसी देश में स्वतंत्रता, न्याय, समानता, निष्पक्षता जैसे बुनियादी मूल्य को बढ़ावा देगा। देखिए, कोई भी राष्ट्र है, वो राष्ट्र कितना अच्छा होगा या कितना महान होगा, वो इस बात पर निर्भर करता है कि वो हाशिए पर जो खड़े हुए व्यक्ति हैं या सबसे कमजोर वर्ग का जो व्यक्ति है, उसके साथ वो कैसा व्यवहार करता है, ठीक है, उसको कैसे ट्रीट करता है। तो अगर हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम का ये कॉन्सेप्ट लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं समानता, स्वतंत्रता, समानता और न्याय या और निष्पक्षता, ऐसे जो कुछ मूल्य हैं जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में भी शामिल है, वो फुलफिल होंगे, वो सुनिश्चित होंगे। साथ ही साथ ये जो पॉइंट है, ये आर्टिकल 21 को भी सुनिश्चित करेगा। आर्टिकल 21 बेसिक जो बुनियादी जरूरत है, रोटी, कपड़ा, मकान जैसे जो बेसिक बुनियादी जरूरतें हैं, इसके माध्यम से, यूनिवर्सल इनकम के माध्यम से उस व्यक्ति की पूरी हो सकती है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये इसलिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम होना चाहिए क्योंकि ये न्याय, समानता और निष्पक्षता जैसे बुनियादी मूल्य को समाज में या देश में बढ़ावा देगा। ठीक है, दूसरी बात हम करें, गरीबी कम करने में मदद मिलेगी। देखिए, 2011 के सर्वे के अनुसार हमें पता लगता है कि हमारे यहां 22% ऐसी पॉपुलेशन है जो कि बीपीएल में है, जिसको 70% से हमने 22% करा। काफी स्कीम्स लॉन्च करने के बाद भारत सरकार ने काफी मेहनत करी इस पर। तो कहीं ना कहीं अगर हम इनको डायरेक्ट पैसा देते हैं, यूनिवर्सल बेसिक इनकम के थ्रू एक डायरेक्ट पैसा देते हैं, तो अपनी जो इनकी बेसिक जरूरतें जब उनको ये पूरा करेंगे तो कहीं ना कहीं गरीबी के जो कुचक्र है उससे ये बाहर निकलेंगे। ठीक है, इसलिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम होना चाहिए क्योंकि इससे आय की असमानता कम होगी। महिलाओं और पुरुषों के बीच आय की असमानता क्या होगी? कम होगी। इससे महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। जो पैसा महिलाओं को मिलता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि वो पैसा ज्यादातर वो पैसा अच्छी जगह ही यूज होगा, अपने बच्चों के लिए यूज होगा, या कि उनकी एजुकेशन में या उनकी हेल्थ में जो यूज हो सकता है। जो गृहिणी होती है वो कहीं ना कहीं अच्छी जगह उसको इस्तेमाल करेगी। यूबीआई से एक मानसिक स्वास्थ्य भी, मेंटल हेल्थ भी को भी पीस मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि कोई व्यक्ति जो गरीबी के कुचक्र में होता है, वो ये सोचता है कि यार हमारा जो जीवन है वो तो गरीबी के कुचक्र में है ही, ठीक है, कुचक्र में फंसा ही हुआ है। साथ ही में जो बेसिक जरूरत है उसकी, चाहे हेल्थ की हो, जो कुछ दवाइयां लेनी है, कुछ एजुकेशन वाली हो, तो उनकी जो बेसिक जरूरत है वो पूरी नहीं कर पाता है। दो वक्त का खाना तक नहीं जुटा पाता है। तो कहीं ना कहीं अगर ये सरकार सुनिश्चित कर दे कि आपको इतना पैसा महीने में आपके अकाउंट में मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति मानसिक रूप से भी थोड़ा स्वस्थ रहेगा कि ठीक है, एटलीस्ट मेरे पास खाने तक के तो पैसे आ ही जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आर्थिक प्रोत्साहन से आर्थिक विकास। ऐसा कहा जाता है कि अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू किया गया तो कहीं ना कहीं एक और तो लोगों को आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा,
मान लीजिए 6,000 रुपए महीने के मिल रहे हैं, 72,000 रुपए साल के मिल रहे हैं, तो एक और तो उनको कहीं बुनियादी जो जरूरतें हैं उनको आर्थिक प्रोत्साहन तो मिलेगा ही, साथ ही साथ इससे क्या होगी, इसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं फिर से क्या होगा, जो सप्लाई करने के लिए आपको कुछ चीज मैन्युफैक्चर करनी पड़ेगी या उगानी पड़ेंगी जो बेसिक जरूरतें हैं, तो उसके लिए क्या होगा, कहीं ना कहीं वो आर्थिक वृद्धि या आर्थिक विकास का कारण भी बन सकती है। तो ये वो पक्ष हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं मेंस के आंसर में, कि ये पक्ष हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू करने के। ठीक है, अब हम बात करते हैं विपक्ष की कि क्यों यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू नहीं करना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं इसकी आर्थिक लागत बहुत ज्यादा है। ठीक है, इकोनॉमिक कॉस्ट इसकी बहुत ज्यादा है। वो कैसे पता लगता है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 ये बात करता है कि अगर हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू करते हैं तो ये 5 से 6% ऑफ जीडीपी हो जाएगा, जो कि सारी की सारी जितनी भी हम सब्सिडी दे रहे हैं उससे कहीं ज्यादा है, उससे कहीं ज्यादा है। तो इसलिए हमें लागू नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के बर्डन को ये बढ़ा देगा। गवर्नमेंट के बर्डन में भी ये किसको बढ़ाएगा, रेवेन्यू जो आपका डेफिसिट राजस्व घाटा है उसको बढ़ाएगा। क्यों, क्योंकि इससे कुछ क्रिएशन तो हो नहीं रहा है, इससे कुछ मैन्युफैक्चर तो हो नहीं रहा है, ये कहीं ना कहीं सरकार पर भी बर्डन हो जाएगा। ठीक है, इससे सामाजिक लागत, लोगों में आलस्य बढ़ना, काम न करना, खुद की कोई सामाजिक पहचान ना होना इत्यादि, ये सबको भी बढ़ावा मिलेगा। जब आपको पता है कि आपके पास महीने की एक फिक्स इनकम आने वाली है तो आप कमाने क्यों जाएंगे। जो आपकी बेसिक जरूरतें हैं अगर उस पैसे से पूरी हो रही हैं तो आपको आलस्य, मतलब आप इन द सेंस घर पे रहेंगे। अब इससे क्या होगा कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपकी सोशल आइडेंटिटी जो है वो कहीं ना कहीं हार्म होती है, तो कहेंगे कि सामाजिक लागत जो है इससे भी बढ़ जाएगी और नेगेटिव सेंस में। ठीक है, अब होगा वोट बैंक की राजनीति। वोट बैंक की राजनीति में क्या होगा, एक और कांग्रेस सत्ता में आने के लिए कहेगी कि अच्छा अभी आपको बीजेपी 70,000 दे रही है, अब हम क्या करेंगे, जस्ट एक कंपैरिजन में कर रहा हूं कि बीजेपी जस्ट आपको 70,000 रुपए दे रही है साल का, हम आपको 80 देंगे। ठीक है, फिर बीजेपी बोलेगी नहीं नहीं हम 90 देंगे, फिर वो बोलेंगे 1 लाख, तो लिमिट कौन तय करेगा। तो इससे वोट बैंक की जो राजनीति है पार्टियों के बीच सत्ता पाने के लिए वो कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी, राजनीतिकरण हो जाएगा इस मुद्दे का। इससे क्या होगा कि जो बेसिक जरूरतों का जो सामान आप खरीद रहे हो उससे इन्फ्लेशन पर दबाव, या फिर कहें तो इन्फ्लेशन आपको बाजार में देखने को मिलेगी परचेजिंग पावर बढ़ने के बाद। अब यूनिवर्सल बेसिक इनकम सबके लिए है। ठीक है, अब किसी को इसकी जरूरत हो भी सकती है, किसी को इसकी जरूरत नहीं भी हो सकती है। तो ये कैसे डिसाइड होगा कि लाभार्थी कौन है, बेनिफिशियरी कौन होना चाहिए इसका, कौन नहीं होना चाहिए, अभी तक हमारे पास इसके लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, सरकार पर निर्भरता को बढ़ावा मिलेगा, बिल्कुल, कि एक और तो वोट बैंक की राजनीति हो रही है, दूसरा जो जनता है वो सरकार पर निर्भर हो जाएगी। देखिए इतना पैसा तो जब हमें सरकार दे रही है तो हम क्यों कमाने जाएं, हम क्यों कहीं बाहर जाएं। दूसरी ओर ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि सरकार से भी वो पैसा ले रहे हैं, साथ में अपना कमा भी रहे हैं, तो उनकी इनकम में इजाफा देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो बर्डन है और सरकार पर जो निर्भरता है वो दोनों की दोनों यहां पर बढ़ने को देखने को मिलेंगी। ठीक है, भ्रष्टाचार और समाज में आवश्यक बुराइयों को जन्म दे सकता है, कि भ्रष्टाचार तो बढ़ ही सकता है, जिसको जरूरत नहीं है ना, तो उनको भी ये मिल सकता है। ठीक, अब देखिए जैसे बीपीएल फैमिलीज हैं, बीपीएल फैमिलीज में जो पीडीएस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन होता है फूड्स का, ठीक है, अब उसमें से बहुत ज्यादा फैमिलीज ऐसी हैं जिनको जरूरत नहीं है फिर भी उनको मिल रहा है, फिर भी उनको मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये करप्शन तो है ही। ठीक, साथ ही में अगर एक सर्टेन अमाउंट आप समाज में देंगे, हर व्यक्ति को अगर आप देंगे, अब इससे क्या होगा, एक आवश्यक जो बुराई है जैसे आपका मादक पदार्थों का सेवन करना व्यक्ति का बढ़ सकता है ना, या उस पैसे का इस्तेमाल भी निर्भर करता है कि उस पैसे का इस्तेमाल आप करेंगे, उस पैसे का जो सही उपयोग है वो हो रहा है या नहीं हो रहा। गवर्नमेंट इस चीज को तो सुनिश्चित नहीं कर रही है, तो उस पैसे का मादक पदार्थों में अगर उपयोग हुआ तो उसका सही उपयोग हुआ क्या, कि नहीं हुआ बिल्कुल भी। तो कह सकते हैं कि एक आवश्यक सामाजिक बुराई को भी ये क्या कर सकता है, बढ़ावा दे सकता है। ठीक है, तो ये हो गए पक्ष और विपक्ष। अगर हम बात करें आगे की राह की, जैसे अगर हम इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि 75% पॉपुलेशन है जिसको हम कवर कर सकते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम के थ्रू, एंड 25% को कवर नहीं करेंगे, क्योंकि ये टैक्स पेयर वगैरह जो लोग हैं जिनके पास
ठीक ठाक आय के स्रोत हैं, तो इनसे जो टैक्स आएगा वो इसमें हम बांट देंगे, और साथ ही में सारी की सारी जो सब्सिडीज हैं उनको हम क्या कर देंगे, एंड कर देंगे, एंड देन फाइनली यूबीआई के थ्रू हम क्या करेंगे, कुछ सर्टेन अमाउंट दे देंगे, तो 5 से 6% ऑफ जीडीपी बन जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल है, बट सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि भारत के पास देखिए रिसोर्सिस जो संसाधन है वो कम है। भारत में पॉपुलेशन आप देखिए, भारत में पॉपुलेशन देखिए आप कितनी है, किस किस को आप पैसा देंगे, और भविष्य में बढ़ेगी तो सरकार का बर्डन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो भारत जैसे देश में, जैसे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने भी बोला कि भारत जैसे देश में यूनिवर्सल बेसिक इनकम को अभी लागू नहीं करना चाहिए। अगर आप लागू भी कर रहे हैं तो आप लाभार्थियों को पहचानिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका एक, या फिर इसको एक पायलट बेसिस पर आप कहीं एक पर्टिकुलर जगह शुरू करके देखिए क्या क्या इसका फायदा होता है, क्या इसके नुकसान होते हैं, वो हमें देखना बाकी है। इसके अलावा क्या इसका इंप्लीमेंटेशन भी सही होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो है कि इंप्लीमेंट भी तो होना चाहिए, तो वो डिपेंड करता है प्रशासन पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर, कि वो कितने इफेक्टिव तरीके से इसको इंप्लीमेंट करा पाता है, ठीक है। आर्टिकल का जो दूसरा पक्ष है वो बात करता है डीबीटी की, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की, ठीक है। अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या होता है कि ओवरऑल जैसे कोई स्कीम चल रही है, जैसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम की मैं बात करूं तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम में भी ऑलरेडी एक स्कीम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है यूनिवर्सल बेसिक इनकम से रिलेटेड। जैसे कौन कौन सी, उड़ीसा की कालिया स्कीम, ठीक है, तेलंगाना की रायतू बंधु, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जिसके तहत साल में 6,000 रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। अब ये उड़ीसा की है, ये तेलंगाना की है, तो स्टेट बेसिस पर और सेंटर बेसिस पर भी यूनिवर्सल बेसिक इनकम के कुछ एग्जांपल्स हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन ये किसी एक क्षेत्र को ही, पर्टिकुलर एरिया को ही कवर करते हैं। जैसे पीएम किसान सम्मान निधि किसानों को सपोर्ट करती है, ये कालिया स्कीम, ये रायतू बंधु, ये भी किसानों को सपोर्ट करती है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर एरिया को वो कवर करते हैं, ठीक। अब बात करें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की, तो मैं बात करूं चलिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की। तो यहां से जो 6,000 रुपए की जो 3 इंस्टॉलमेंट मिलती हैं आपको, वो सीधा क्या सीधा आपके अकाउंट में आ जाती है, ठीक है। या पीडीएस की जगह, अगर जैसे पीडीएस प्रणाली है उसमें जो फूड है उसकी जगह सरकार पैसा दे दे सीधा, तो आपके सीधा अकाउंट में पहुंच जाता है। या फिर मैं बात करूं कि कोविड-19 में 1500 रुपए कुछ लोगों के अकाउंट में आए, है ना, वो सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का प्रधानमंत्री जनधन योजना जो अकाउंट है उसमें सीधा आया वो पैसा, तो वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो मतलब जो सरकार का जो पैसा है, सरकार की स्कीम्स के थ्रू जो लोगों को पैसा मिलता है, जो लाभार्थियों को पैसा मिलता है, वो सीधा लाभार्थियों तक पहुंचता है, वो होता है आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसमें क्या होता है कि सरकार के पास एक, देखिए आपका पास एक बैंक अकाउंट होता है, सरकार के पास आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन यानी कि एक आधार कार्ड का जो नंबर वगैरह है वो सब आपके पास होता है, एंड देन उसके बाद सीधा का सीधा पैसा आपके अकाउंट में डाल दिया जाता है। अब जब डीबीटी नहीं था तब क्या होता था, जब डीबीटी नहीं था तो रिसाव बहुत जाता था, लीकेज बहुत ज्यादा थी। लीकेज इन द सेंस बहुत ज्यादा मात्रा में भ्रष्टाचार था, इतनी ज्यादा सीढ़ियां थी, मतलब इन द सेंस कि स्टेप बाय स्टेप पैसा बढ़ता था। पेंशन आप ले लो तो भाई आपको नंबरदार के पास जाना पड़ता था, कोई भी गांव में कुछ पैसा किसी चीज से रिलेटेड आया है तो आपको क्या करना पड़ता था कि सरपंच के थ्रू जाना पड़ता था, ठीक है। तो इसमें भ्रष्टाचार और रिसाव की काफी समस्याएं थी, समावेशी ये कम था, ठीक है। अब अगर जब डीबीटी आपको आ गया है, ठीक है, डीबीटी अगर आपका आ गया है तो रिसाव में आपको भारी कमी देखने को मिल रही है, मतलब अब जो लीकेजेस हैं वो बिल्कुल खत्म हो गए हैं, ठीक है। समावेशी है क्योंकि जो लाभार्थी है उस तक अगर पैसा पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं जो पैसा सीधा जिसको जरूरत है, जिस व्यक्ति को जरूरत है, जिस पर उस पैसे का जिस पर अधिकार है, उसको अगर वो पैसा मिलेगा तो कहीं ना कहीं ये समावेशी होगा, ठीक है। डीबीटी का ये लाभ भी है, एक प्रभावी लागत है, कॉस्ट इफेक्टिव है। 2018-19 में गवर्नमेंट बताती है, भारत सरकार ने कहा कि उन्होंने लगभग डीबीटी के थ्रू
कि भाई हमने फूड बांटने की बजाय, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लेने की बजाय, उसका स्टोरेज कॉस्ट, ये सब बचा कर अगर हम देखें और सीधा डीबीटी दें तो हमने 35,000 करोड़ के करीब उनको लाभ हुआ था। ठीक है, लाभार्थी को विकल्प देना कि अगर हम किसी को फूड दे रहे हैं, है ना, मान लीजिए पीडीएस प्रणाली के थ्रू हम किसी को चावल दे रहे हैं, किसी को गेहूं दे रहे हैं, तो अगर हम उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू कैश दे दें या कुछ अमाउंट दे दें, तो उसकी चॉइस पर भी तो निर्भर करेगा कि वो क्या खाना चाहता है, क्या लेना चाहता है, तो उस पैसे का यूज क्या कर सकता है, उतने ही फूड को लेने के लिए वो अपना विकल्प जो है उसके पास अब ज्यादा हो जाएंगे। जबकि सरकार यहां पर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी कर रही है, यहां पर स्टोरेज कॉस्ट को भी कर रही है, तो यहां पर क्या है कि उनको एक ही विकल्प लोगों को मिलता है। अब यहां पर क्या है, ज्यादा विकल्प आपको मिलने लग जाएंगे। तो ये है कुछ डीबीटी के लाभ। ठीक है, तो डीबीटी जो है आई होप इतना ही बहुत है। इसके अलावा यूनिवर्सल बेसिक इनकम पर हमने एकदम विस्तार से चर्चा की है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जन धन जो अकाउंट है आपके, ये इसलिए ही बेसिकली खुलवाए गए थे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपको हो जाए, या इनका यूज इस तरीके से हो रहा है कि सीधा का सीधा पैसा लाभार्थी के अकाउंट में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बिचौले हैं बीच में, है ना, जो मिडिल पर्सन है बीच में, उसको ओवरटेक कर दिया गवर्नमेंट ने, या उसको पूरी तरीके से हटा दिया है। क्योंकि जो पैसा आता था वो हैंड टू हैंड आकर के आता था, मतलब सीरीज वाइज में आता था कि पहले इसके पास आया, फिर इसके पास आया, फिर इसके पास आया। जैसे राजीव गांधी जी ने एक बार स्टेटमेंट में कहा था कि मैं 1 रुपए भेजता हूं ऊपर से और नीचे पहुंचता है आपका बहुत बहुत कम मात्रा में, आपका नीचे पहुंचता है 15 पैसा नीचे पहुंचता है। ठीक है, या तो उनकी जो स्टेटमेंट थी वो पहले सही थी, लेकिन डीबीटी आने के बाद जो पैसा जिसका है, जिसका जो अधिकार है, जो लाभार्थी है, सीधा उसको जा रहा है। तो एक लाभ हो सकता है। तो आप इस एग्जाम्पल को यूज कर सकते हैं वहां पे। ठीक है, तो दोस्तों राउज आईएएस के डीएनएस हिंदी प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।